मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ चरितार्थ किया है कानपुर की ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद उमर, जो लगातार जिंदगी में ऐसे कारनामे करते चले जा रहे हैं जिससे जिंदगी भी उनको कह रही है कि वाह उमर वाह। चलिए सीधा उन्हीं के पास और पूछते हैं पूरी जानकारी क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शूटिंग खेल जी उसके आप सानी हैं और लगातार आप उसमें प्रतिभाग करते जा रहे हैं। नेशनल गेम में भी प्रतिभाग किया आपने, उसके साथ ही आपने वर्ल्ड कप में भी प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैसा रहा सफ़र? बहुत ही शानदार और रोमांच से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। और इसकी शुरुआत या पहले तो मैं नॉर्मल था, बट एक्सीडेंट के बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार, जीवन में कुछ अब करना चाहिए। अगर परमात्मा ने जीवन को दोबारा से बचाया है मुझे, तो अब कुछ करके ही जाना है। तो हॉस्पिटल में ही मैं रिहैब के लिए गया हुआ था। वहाँ पे पड़े पड़े मुझे ये समझ में नहीं आता। एक्चुअली मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, जिससे कि मेरे पीछे का रीढ़ की हड्डी में चोट आया और मैं कम्प्लीटली 100% जो है दिव्यांग हो गया। मेरे नीचे का पोर्शन काम नहीं करता। तो जब मैं रिहैब के लिए ISIC हॉस्पिटल, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली में गया रिहैब के लिए, वहाँ पे कि आगे की सर्वाइव मैं लाइफ व्हील चेयर पर कैसे सर्वाइव करूँगा ट्रेनिंग के लिए। तो उसी दौरान पे मेरी मुलाकात 2010 में जो वो हुए थे कॉमनवेल्थ खेल हुए थे दिल्ली के अंदर। तो उसका एक खिलाड़ी मुझे मिला जो कि जिम्नास्टर था, जो कि प्रैक्टिस के दौरान ही वो गिर गया, उसके भी कमर से दिक्कत हो गई। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, ऐसी बात हुई चूँकि हम लोग भी हम दर्द थे एक तरीके के। तो बात हुआ तो उसने, मैंने पूछा उसके बारे में, तो उसने बताया कि मैं जिम्नास्टर था और 2010 में वर्ल्ड कप में, उसमें कॉमनवेल्थ गेम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद प्रैक्टिस के दौरान उसको चोट लग गई। तो फिर मैंने पूछा अच्छा ये खेल क्या होता है। तो उससे पहले मैं खेलों से, पैरा खेलों से किसी प्रकार से कोई अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं आती। फिर मैंने उससे बातचीत में हुआ तो फिर उसने बताया, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं कौन सा खेल खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला जिस हिसाब से आपका शरीर है, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे मल्टीपल खेल हैं जो पैरा खिलाड़ी खेलते हैं, तो आप अपना देखिए किसी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट रहा हो पहले से। मेरा यार निशानेबाजी वगैरह मेरा मतलब बहुत ही अच्छा था, बचपन से ही गुब्बारे फोड़ना बाकी चीज़ों में। तो उसने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ भी पैरा के शूटिंग गेम होते हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर मैंने सर्च करना चालू किया लोगों को। तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे इंडिया की एक पैरा राइफल शूटर हैं जो कि 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। 2020 टोक्यो में भी उन्होंने गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और भी 2024 पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। उनका नाम अवनी लेखरा है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी पूरी तरीके से पढ़ी, बहुत इंस्पायर हुआ कि एक लेडीज़ अगर कर सकती है। उनको भी स्पाइनल इंजरी थी मेरे ही लेवल पर। 2012 में उन्होंने भी स्पाइनल इंजरी को सफ़र किया और बहुत काफ़ी अच्छा था। तो उनके बारे में पढ़ा तो अंदर से इंस्पिरेशन हुआ कि जब अगर एक लेडीज़ होकर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर मैंने वहाँ से चालू किया करना। फिर ढूंढता रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। तो उस समय मैं जबलपुर में ही रह रहा था, MP में। मुझे पता चला गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी के बारे में। मैं वहाँ पे गया तो बस वहाँ पे भी एकेडमी जो थी 3rd फ्लोर पे थी, लिफ्ट वगैरह का भी कोई साधन नहीं था। तो वो सफ़र हमारे लिए बड़ा कठिन रहा। अब इरादा तो कर लिया था करना है, बट कैसे करना है अभी ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं वहाँ पे जो है एक अपने मित्र से बात की जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। मैंने बोला यार चल मेरे को ऐसा करना है। तो बोला भाई मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पेड करूँगा। तो मैंने जैसे तैसे कर करके उसको कुछ पेमेंट करना चालू किया। 500 पर डे के हिसाब से मैं उसको देता था कि बस मुझे लेकर चल 2 घंटे की। तो कुछ दिन तक कि उसने किया, फिर उसके बाद उसने भी छोड़ दिया। जब आया मैं शूटिंग करने के लिए तो लोगों का नज़रिया भी ठीक नहीं था कि यार ऐसे हाल में है, ये शूटिंग करना चाहते हैं, ये कैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी नेगेटिव लोगों का थिंकिंग थी, देखा बस। लेकिन मुझे बाकी चीज़ें नहीं समझ में आई, तो बस इतना समझ में आया था मैंने जो डिसीजन लिया है, अब मुझे अपने डिसीजन को सही करके दिखाना है। और मैं इससे पीछे अब हटूँगा नहीं, अब सोच लिया तो करूँगा ही करूँगा। बस फिर धीरे धीरे करना चालू किया तो वही लोग जो नेगेटिव थे, बस एक से 1.5 महीने ही बीता था, काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा शूटिंग में। मतलब ठीक ठाक, मैंने जब ट्रायल दिया तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रहा।
जैसे ही जैसे मैंने फिलअप करना चालू किया तो लोगों की समझ भी बदल गया, और जो लोग मुझे मानते थे कि ये कहाँ ऐसे हाल में आ रहे हैं, उन्होंने मुझे एज ए इंस्पिरेशन लेना चालू किया कि इनसे सीखें, ये कर रहे हैं हम भी करें। तो बस वहाँ से धीरे धीरे सफ़र चालू हुआ। फिर उसी बीच में कोरोना लग गया। 2020 में मैंने जो है एकेडमी ज्वाइन किया था, बट उस बीच में फिर कोरोना लग गया, तो फिर खेल पूरी तरीके से बंद हो गया। फिर नहीं समझ में आया कि कैसे क्या करें। उसी बीच में हमारा ट्रांसफ़र हमारे यहाँ होम टाउन आ गया, हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। तब तक तो मैंने अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप लगाया, जो कि घर के बेसमेंट में था, गोदाम में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ना लाइटिंग की व्यवस्था थी, ना प्लास्टर दीवार थी, कुछ भी नहीं। वहाँ से जैसे तैसे करना चालू किया। कुछ दिन तक किया, फिर एक एकेडमी के बारे में और पता चला, बस वहाँ पे कुछ किया, बट मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने गोदाम में ऐसे जैसे तैसे करता रहा, कुछ दिन तक किया था वहाँ पे। फिर पार्टिसिपेशन करना चालू किया। 43 यूपी स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया, जो कि नोएडा में आयोजित था। जब मैंने वहाँ खेला तो मेरा गोल्ड मेडल लगा। उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, गोल्ड मेडल लगा। तो मुझे बहुत ही अंदर से इंस्पिरेशन मिली कि अब शायद ठीक है, मैंने जो रास्ता चुना ठीक है, चलना चालू करेंगे। अब हमारे मंदिर के स्टार्ट हो। फिर पहले ही जोनल जो पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप होता है, जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप, जो कि कादरपुरा हरियाणा में चालू हुआ मार्च 2021 में। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरा उसमें भी गोल्ड मेडल लगा। फिर बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर पहले नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ मेरी 10वीं रैंक रही। फिर आगे फिर इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल खेला, मतलब 5 ट्रायल हुए, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा, करते गए। फिर अगली बार 44 यूपी स्टेट चैम्पियनशिप में फिर मैंने गोल्ड मारा। उसके बाद जो है सेकेंड नेशनल भी खेला, उसमें भी अच्छी रैंक रही, ठीक ठाक रहा। मैं इंडिया टीम के लिए जो है ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुआ, ट्रायल दिया मैंने, सारे अच्छे करता गया। उसके बाद फिर थर्ड जोनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा, जो कि इंदौर में हुए थे। नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल, मतलब नेशनल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, 50 मीटर भी लेना चालू किया। फिर 46 यूपी स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, 50 मीटर में भी और 10 मीटर में। उसके बाद जो है फिर 47 में भी मैंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए यूपी स्टेट चैम्पियनशिप में। फिर नॉर्थ जोन भी चले, ऐसे ही सब सफ़र चलता गया लगातार, और पदकों की झड़ियाँ लगने लगी। तो ठीक है, लगा। अभी रिसेंटली मैंने 67 नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में 50 मीटर में मैंने रजत पदक हासिल किया नेशनल में। उसके बाद अभी पहले खेल इंडिया में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, अच्छे से किया। थोड़ा मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बट उतना अच्छा नहीं हो पाया था पहला खेल इंडिया। लेकिन अभी रिसेंटली सेकंड खेल इंडिया कार्यक्रम चालू है, जिसमें कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से अकेला था, जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा था 50 मीटर राइफल में, और 8 पोजीशन पे मैंने फिनिश किया। और रनर अप की ट्रॉफी भी मैंने ही रिसीव की खेल इंडिया के। पूरा उत्तर प्रदेश जो है रनर अप का सेकंड पोजीशन पे। स्पाइनल इंजरी ऐसी इंजरी होती है जिसमें व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने चलने फिरने की क्षमता खो देता है। कहते हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसा ही वाकया हमारे साथ बैठे मोहम्मद उमर जी के साथ हुआ। एक दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैरों से चलने फिरने की क्षमता खो दी। लोगों की नकारात्मक चीज़ें भी इनके सामने आई, लेकिन उन सब को नकारते हुए ये अपनी मंजिल पर एक एक सीढ़ियाँ कर कर चढ़ते रहें, और आखिरकार उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो एक वर्ल्ड कप में प्रतिभागिता के दौरान जब खिलाड़ी को महसूस होता है। मोहम्मद उमर जी, 4 साल का आपका सफ़र, जी काफ़ी दिक्कतों से आप गुजरे हैं, जी। और उसके बाद भी आपका ये जज्बा बरकरार रहा। इस जज्बे के पीछे चमत्कार बोले या खुद की आत्मशक्ति या किसी की मदद? सर, मैं इसको चमत्कार या खुद की शक्ति तो नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि ये समाज की नेगेटिविटी मुझे यहाँ तक लाई। जो जैसे ही मुझे एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस करना चालू किया। कई लोग आते थे विजिट करने देखने के लिए, फिर मुंह पे देखा, उन्होंने थोड़ी सांत्वना दी, और जस्ट पीछे जा कर के रूमर्स वाली बातें करते थे कि ऐसा किसी और के साथ हुआ था, वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, बेकार हो गया, इससे अच्छा था, ज़िंदगी से अच्छा था मर जाना अच्छा था। तो वो चीज़ें मैं देखता था। तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा 3 साल का था, माँ भी बहुत ज़्यादा रोया करती थी। हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो घर पे भी एक
पूरी तरीके से सैडनेस छा गई थी कि ऐसा कुछ हो गया इनके साथ जो अब कभी कुछ भी सही नहीं होगा। बस ये सब चीज़ें मुझे दूसरे की जो देख के लगता था, फिर मुझे ये लगता था अब मेरा घर टूट जाएगा। तो मुझे लगा नहीं, अब कुछ भी करूँगा मैं इस बिस्तर को ज़्यादा दिन तक अपने साथ रहने नहीं दूँगा। हमेशा डेली छटपटाहट थी कि करूँगा क्या, कैसे करूँगा। फिर मैंने नेट पे सर्च करना चालू किया। इंटरनेट मेरा बहुत ही अच्छा माध्यम रहा। लोग और भी तरीके से लिख देते हैं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत ही वरदान के लिए साबित हुआ। मैंने ढूंढना चालू किया कि कैसे कैसे क्या है, और इस लेवल पे पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे मुकाम पे हैं या अच्छा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, स्टीफन हॉकिंग सर के बारे में पढ़ा जिन्होंने ब्रह्मांड की खोज की, ब्लैक होल का मिस्ट्री को खोला। उनके भी पूरे शरीर से, माइंड से उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया। वो भी चलायमान रखा था। वो भी सही थे, बट धीरे धीरे जो एक बीमारी से ग्रसित थे, धीरे धीरे करके वो जो है पैरालाइज हो गए। बट उनके एक बात थी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। उन्होंने ये बात कहा था कि आप चाहे जितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो जाए, बट आप हर समय कुछ ना कुछ आप अपने लिए, अपनों के लिए हमेशा अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे मतलब हमेशा कंठस्थ रहती है, याद रहता है कि नहीं ऐसा है, और उन्होंने करके दिखाया। उनके जीवन तो सबके लिए स्पेशल है। फिर मैंने निक जोकोविच के बारे में पढ़ा। उनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, बहुत ही अच्छे स्विमर हैं और बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं। तो मैंने, ये तो विदेश की बात रही, फिर मैंने सोचा कि मेरे आसपास क्लोज में ऐसा कौन है जिससे मैं इंस्पिरेशन लूँ, जिससे कभी हो सके तो मैं मिल भी सकूँ। क्या परिवार ने भी हतोत्साहित किया या परिवार ने साथ दिया? ना, मेरा परिवार ने फिलहाल मुझे कभी हतोत्साहित नहीं किया। उन्होंने हमेशा मेरी प्रेरणा बने रहे। और चूँकि मेरा भतीजा भी था, बड़ा मेरे मतलब काफ़ी बड़े भैया का जो बेटा है, उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरीके से मेरे सपोर्ट में लगा दिया। जॉब छुड़वा दी उनकी कि नहीं आप पूरी तरीके से जाओ। आज 7 साल तक की वो लगातार मेरे साथ, मुझे कहीं आना जाना है, कहीं कुछ भी है, वो कंधे पे ले करके मुझे 2-2 मंजिल तक की सीढ़ियों पर जाता रहा। ट्रेन में मतलब चूँकि शूटिंग का बहुत सारा सामान होता है, ये चेयर है और 18 kg के लगभग हमारी राइफल हो जाती है, फिर शूटिंग की किट है, फिर मैं भी कहीं ना कहीं लगेज हूँ, फिर एक बैग भी होता है, कैरी बैग है, इतना सारा सब कुछ मैं मैनेज करता है जैसे मतलब उठाता। तो परिवार का फुल सपोर्ट रहा। मेरा बेटा है, उसने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, नहीं बस पापा बस आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो। तो ये सारी चीज़ें, मेरी पत्नी का बहुत ही अच्छा साथ रहा। क्योंकि स्पाइनल वालों में मैंने बहुत लोगों को देखा उनके घर टूट गए, बट मेरी पत्नी हमेशा मेरे हर डिसीजन के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी रही। कभी उसने किसी तरीके का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा आगे बढ़ाते रहे। मेरी माँ, मेरे घर वाले, मेरे बड़े भाई, भतीजे, सभी लोग इंस्पिरेशन बढ़ाते रहे, प्रेरणा देते रहे कि नहीं आपको रुकना नहीं, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़िए। जरा सोचिए, एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति और बराबर वो अपने कामकाज रूटीन वर्क कर रहा हो और अचानक किसी दुर्घटना में वो अपने दोनों पैरों से चलने की क्षमता खो दे। जरूर ये डरावना लग रहा होगा, और उस क्षमता को खोने के बाद में वो व्यक्ति निगेटिविटी को भी अपना हथियार बना ले और उसको सकारात्मक रूप दे दे। ऐसा ही मोहम्मद उमर जी ने करके दिखाया है। और 4 साल का इनका जो ये सफ़र रहा है शूटिंग और राइफल का, इन्होंने खुद तो सीखा ही और कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी किया, उसके साथ वर्ल्ड कप में भी प्रतिभाग किया। लेकिन अब वो इसी खेल को छोटे छोटे बच्चों को और उन खिलाड़ियों को भी सिखा रहे हैं जो निशानेबाजी में कहीं ना कहीं आगे आना चाहते हैं। अब आप बहुत देर से मेरी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक शख्स जो हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं, वो बहुत देर से आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हम आपको बता दें, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनका नाम है मयंक खाड़े, जो शूटिंग और राइफल की एकेडमी के संचालक हैं, जो मोहम्मद उमर के साथ ऐसा रिश्ता निभाते हैं जो शायद आप समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उससे बिल्कुल इतर। तो चलते हैं हम सीधा मयंक खाड़े जी के पास। लेकिन उनके पास चलने से पहले आपको बता दें, मयंक खाड़े वो शख्सियत हैं जो मोहम्मद उमर जी को नीचे से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक लाने में उनकी मदद करते हैं, उनको कंधे पर उठा करके लाते हैं। सीधा चलते हैं अब मयंक खाड़े जी के पास, उन्हीं से पूछते हैं पूरी बात। मयंक जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप मित्रता के
उस बंधन को निभा रहे हैं जो शायद आज के समाज में कहीं गुम हो गया है। तो कैसी मुलाकात हुई आपकी मोहम्मद उमर जी से? कब मुलाकात हुई, किन परिस्थितियों में हुई? उमर भैया जहाँ पर हम लोग पहले प्रैक्टिस किया करते थे वहाँ पर ही प्रैक्टिस करने आए थे और बस वहीं पर उनसे मुलाकात हुई, मगर उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। पहले उनके भतीजे उनके साथ आया करते थे, फिर उनकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ी, उन्होंने वहाँ से एकेडमी छोड़ दी। एकेडमी छोड़ने के बाद कुछ समय बाद मेरे को भी एकेडमी छोड़ना पड़ा। जब मुझको पता चला कि भैया घर में ही मतलब एक छोटी सी रेंज बनाकर एक पुले की वहीं पर अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब मेरी रेंज यहाँ पर खुली, मेरी एकेडमी जब यहाँ पर खुली, तो मैंने उनको इनवाइट किया। उनको इनवाइट करने के बाद जब उनको ठीक लगा, उनको अच्छा लगा, तो फिर सारी फ्रेंड यहीं से चली गई। अच्छा, तो क्या ये बात सही है कि आप मोहम्मद उमर जी को नीचे से ऊपर लेकर के आते हैं, फिर ऊपर से नीचे लेकर के जाते हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरे इंस्पिरेशन है ये। मतलब मैं ही नहीं, जितने बच्चे यहाँ पर सीखते हैं उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए मयंक जी, जैसे कि आप ये एकेडमी चला रहे हैं, इस एकेडमी में मोहम्मद उमर जी और आप दोनों लोग मिल करके ये एकेडमी चला रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं निशानेबाजी में आगे जाना चाहते हैं। क्या समस्या आती है? समस्या ये किसी का सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट से तात्पर्य क्या है आपका? सपोर्ट से तात्पर्य यहाँ पर देखिए, खेल का जज्बा सबके अंदर होता है, बट सपोर्ट कोई उसको, जैसे ये शूटिंग थोड़ा महंगा गेम है, कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते, कई लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है बट वो भी खेलना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सबको अलाउ करते हैं। आप हमारे चैनल एडीएस न्यूज़ लाइव पर कानपुर के उन बड़े बिजनेसमैन, उन बड़े व्यापारियों से और उन बड़े राजनेताओं से कोई अपील करना चाहते हैं कि क्या वो आपकी मदद करें? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से शायद कोई आगे बढ़ सके। आपको बता दें सभी दर्शकों को कि जो मयंक खाड़े जी हैं, ये खुद एक नेशनल प्लेयर हैं इसी गेम के, शूटिंग और राइफल के, और उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की भी जोरदार और भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मयंक जी, आपके अंदर ये कैसे प्लान आया शूटिंग का? मेरे अंदर बचपन से था, एक पैशन होता है वो था, बट मेरे यहाँ भी सब प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं और कुछ होता है ना कि ऐसा कि किसी कारणवश आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, मगर एक अंदर जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। आप अपनी राह से खुद ही खोज लोगे। तो ऐसे ही करके कुछ समय अपनी जॉब को देकर, कुछ समय आगे बढ़कर। क्या कभी आपको इस दौरान ये लगा कि जो मोहम्मद उमर जी हैं ये गैर धर्म के व्यक्ति हैं, या कभी कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना उनके अंदर ये सब है ना हमारे अंदर ये सब है। और एटलीस्ट यहाँ पर जितने बच्चे हैं उन सब के अंदर ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बच्चे आके बाकायदा उनसे पूछते हैं कि भैया मुझको आगे क्या करना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए। भैया भी बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाते हैं। तो आप अभी ईद आ रही, तो आप ईद में जाएंगे इनके यहाँ पे? हमेशा। और आप भी गए थे क्या होली में? आप होली में हम लोगों ने खेला रंगों से, है ना। जुमे का दिन था, इतना सारा रूमर्स फैला हुआ था, उसके बावजूद इसी हमारा कोई मतलब नहीं है। और मैं तो समझता हूँ, चूँकि खिलाड़ी हो या किसी का भी देश पहले है, और हम खिलाड़ियों को तो सबसे पहले, हम किसी सेना के सिपाही से कम नहीं है। हमें देश को रिप्रेजेंट करना होता है। हिंदू मुसलमान समथिंग ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, कूड़ा कचड़े वाली बातें हैं, ठीक है। तो खिलाड़ियों के लिए कोई जातिवाद नहीं होता। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, हमारा तिरंगा। बस हम सिर्फ अपने तिरंगे का ही मान रखना चाहते हैं, और उसी से, और रंगों से काय का कोई परहेज, ठीक है। वो तो चैनल वगैरह पे फालतू के लोग बुलाए जाते हैं, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आते ही कहाँ है, वहाँ तो सब गंवार के गंवार आते हैं। वो चाहे नेता हो, चाहे पंडित बुला ले, चाहे मौलाना बुला ले, वो उनका बैकग्राउंड ही वही होता है, उनकी दाल-रोटी उसी से चल रही है। उनके अपने बच्चे तो ठीक ठाक जगह पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी एक स्टेटमेंट क्या माहौल ख़राब होती है, वो सब पे उनका ध्यान नहीं रहता। बट हम खिलाड़ियों के फिलहाल हम लोग तो ज़्यादा न्यूज़ उसको देखते नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इस लेवल तक ये है कि कहीं कान तक की बात आ ही जाती है। बट हम लोग को फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ता, और रंगों से कोई परहेज नहीं, हम लोग खूब रंग खेलते हैं और बहुत अच्छे से। वही पिछले साल की ये बात। अच्छा, परिवार में कभी ऐसा हुआ आपके या आपके कि वो उस धर्म के हैं, आप वहाँ? नहीं, ऐसा कभी किसी के नहीं, फैमिली में कुछ नहीं, कभी नहीं सर।
ये क्या होता है कि मैंने तो आज तक मतलब 38 साल की उम्र हो गई। मैंने आज, जैसा नहीं है कि मैं आज ही हिंदुस्तान के अंदर रह रहा हूँ, 38 साल की उम्र हो गई और हमेशा लोगों के बीच में रहा। मेरे मयंक भैया के अतिरिक्त भी मेरे बहुत सारे ऐसे नहीं, इस बात से तो हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सीने पे जो बाएं तरफ जो तिरंगा ये सीधे शान से लहर रहा है, हमारे दिल के करीब है सर। तो उस चीज से तो हम इत्तेफाक रखते हैं कि आप बिल्कुल देश की जो बातें आप कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सीना बिल्कुल कभी फिट है। भी फाड़ के कोई देख ले, मतलब मैंने तो आगे तक का प्लान है कि अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि धीरे से कभी ऐसा मौका लगेगा तो मैंने तो ये सोच रखा मरणोपरांत मैं अपनी पूरी बॉडी को तक को देश को डोनेट करके जाऊँगा। बट अभी मैंने वो प्रोसेस किया नहीं है, लेकिन ऐसा मैं भविष्य में सोचा है कि ऐसा मैं करके। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य बस तिरंगे का मान विदेश में बढ़ाना है, तिरंगा विदेशों में लहराना है, देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना है और जितना हो सके। उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? उसके लिए सब तैयारियां हैं। मयंक भैया का अच्छा साथ है, लगभग हम लोग 4 से 5 घंटे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगता है आप और मयंक जी दोनों लोग एक साथ क्या कोशिश जारी हम लोग का सर, हम मेरा ही है। और अभी तो सर आप बहुत लेट आए हैं। मैं हमारी एकेडमी में भी लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अगर सब कुछ साथ रहा और किसी मैं चाहूँगा कि यदि कानपुर में कोई अच्छे कॉर्पोरेटर हैं या कॉर्पोरेट के जगत के लोग और समाज सेवी और नेता वगैरह हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, बट उनके तो कभी आपने गवर्नमेंट के पास प्रयास नहीं किया इस चीज़ का? कभी जिलाधिकारी महोदय के पास गए हों, उनसे बताइए अपनी बात? नहीं गए हैं सर, उस पर हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, गए भी हैं, रिक्वेस्ट किया भी है और कुछ अच्छे रिस्पांस भी आए हैं। बट सर हम सब भी उम्मीद पे टिके हुए हैं, कोशिश में लगे हैं कि हाँ बिल्कुल उम्मीद भी ये है कि शायद भविष्य में ऐसा हो। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं के अंतर्गत भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। अब बस उसकी इंतज़ार है कि क्या रिस्पांस आता है। तो हमारे जो भी दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, यदि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में कही हुई बातें आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर उन बच्चों की भी मदद करिए जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप बिल्कुल इस एकेडमी के जो मयंक जी हैं और मोहम्मद उमर जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अब आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप इनसे संपर्क करिएगा। तो मयंक जी, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से बच्चों का भला किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है? बच्चे चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे जो भी हो, बस एक ही चीज़ से मात खाता है, आर्थिक स्थिति। बस कोशिश यही करिए कि उनकी आर्थिक स्थिति, जिनको प्रॉब्लम है, जिनसे पैसों की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, वो सॉल्व हो जाए बस। इसके अलावा बाकी हम लोग सब करने को तैयार हैं। उमर जी, कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके जीवन में इन 4 साल के अंदर जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? अंदर से हिलाने वाली वाकया तो एक नहीं सर, बहुत सारे हैं, बताने पे आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब हम ये चाहते हैं हमारे दर्शक आपकी एक अच्छी और एक बुरी बात, जो मतलब आपके जीवन में 4 साल के अंदर एक बुरा दौर गुजरा है, उसका एक छोटा सा कंटेंट, एक जो अच्छा दौर गुजरा है उसका एक छोटा सा कंटेंट आप जरूर बताएं। सर बुरा दौर तो यही गुजरा है कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं इवेंट पे पार्टिसिपेट तो करना चाहता था, बट आर्थिक तंगी की वजह से और हमारे पास अपना वेपन ना होने की वजह से मैं कर नहीं पाया। वही एक मेरे लिए बुरा वक्त है, और जितने भी इवेंट मैंने खेल लिए वो मेरे लिए अच्छे वक्त हैं। तो नहीं, सुना है आप अपने बेटे को भी तैयार कर रहे हैं शूटिंग के लिए? जी हाँ, उसको भी बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा करता है, और मतलब उम्मीद है कि आगे जा कर के, चूँकि वो भी चाहता है कि कई बार लोगों से भी बोलता है कि मैं भी पापा के जैसे आगे आना चाहता हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो 11 ही साल का है, बट मुझे उम्मीद है कि 12 साल 13 साल की उम्र से वो बच्चों की कैटेगरी से आगे बढ़ेगा और लंबे दौर तक। मुझे लगता है अगली बार शायद से आप कभी आएँ, अगर 1.5 साल बाद, तो मेरे बच्चे को आप कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही उम्मीद और यही आशा करेंगे। और निश्चित तौर पर उमर जी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को और उन खिलाड़ियों को भी ये चीज़ें बताइए जो कभी एक मैच हारने के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को भी एक ऐसा कोई उत्साहवर्धक चीज़ें आप बताइए जिससे कि उन बच्चों का उत्साह बढ़े। मैं तो यही कहूँगा सर कि देखिए, हार को आप हार मत लीजिए। हार नहीं होती, वो एक सीख होती है। किसी भी खेल में 2 ही चीज़ होती है, या तो जीत होती है या हार होती है। मतलब हम लोग हार नहीं बोलते, या तो जीत या तो सीख। और
मैंने अपनी हार से ज़्यादा सीखा है, मैंने अपनी जीत से कम सीखा है। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप सड़कों पे आप देखें तो कभी भी किसी अंधे का एक्सीडेंट मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखा होगा, है ना। हमेशा आँख वालों का ही एक्सीडेंट होता है। तो जो बेपरवाही होती है ना, वो बेपरवाही और अच्छा समय वो लोगों को जल्दी गिरा देता है। और बुरा वक्त तो उसको, वो एक प्रकार से एंटीडोज है। अगर आप उसको संभाल जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको भी कोई नहीं गिरा सकता। आप परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, कितनी भी परिस्थितियाँ आपको ख़राब करने की कोशिश कर लें, तोड़ने की कोशिश कर लें, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन आप सभी से ऊपर आ जाएंगे यदि आपने अपना विल पावर मजबूत कीजिए। और बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटा छोटा लक्ष्य बांधिए। और मेरा मानना सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि रूटीन सुधारिए। आजकल के नौजवान क्या है कि उनको ये लगता है कि जैसे किसी डॉक्टर ने बता दिया कि ज़्यादा देर तक सोने से उनका अच्छा रहेगा सब कुछ। लोगों ने सुबह का उगता सूरज ही देखना बंद कर दिया। सही बात। तो क्या, तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग उठें। मेरा सबसे, मैं, मेरे बच्चे भी आते हैं, मैं बताता हूँ उनको कि आप अगर सही समय पर उठ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप दुनिया के करोड़ों लोगों से पहले ही आप आगे हैं। आप अपने जीवन में उनसे और आप में बहुत अंतर है। वो 10 बजे उठ रहे हैं, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। आप 5 घंटे एक्स्ट्रा लेके अपने जीवन में आ रहे हैं। और 5 घंटे एक्स्ट्रा कोई भी हो, कितना भी कुछ कर जाए, सुबह सुबह ना तो वो मोबाइल इस्तेमाल करेगा ज़्यादा, ना ही और कुछ करेगा। सुबह अगर वो उठ जाएगा तो उसका एक ही काम रहेगा, वो या तो अपने शरीर पे ध्यान देगा, या तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, या कुछ एक्टिविटी संभालेगा। हो सकता है अपने घर में मदद कर सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा नौजवानों से कि अच्छी आदतें बनाएं, अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें और जितना हो सके किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बचें। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लगातार इस कथन को चरितार्थ करते हुए मोहम्मद उमर जी और उनके मित्र मयंक खाड़े जी एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करते हुए लगातार आगे चल रहे हैं और उन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की वजह से किसी खेल में प्रतिभाग नहीं कर पाते। आपको बता दें कि मोहम्मद उमर जी ने अपनी दोनों टांगे यानी कि दोनों पैरों से चलना फिरना की क्षमता खो दी एक दुर्घटना के कारण, लेकिन इसकी कमी उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं आने दी। उन्होंने लगातार खुददारी और जमीरी को जीवित रखते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं उनके परम मित्र मयंक खाड़े जी, जो लगातार उनका सहयोग करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा निश्चित तौर पर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। मैं सुनील चतुर्वेदी, कैमरामैन आकाश चौधरी जी के साथ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य और कीमती समय इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में किया है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।